सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने सहसंबंध कोरिलेशन लेकर। सहसंबंध का अर्थ एवं परिभाषाएं, सहसंबंध के प्रकार, सहसंबंध के गुणांक के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सहसंबंध का अर्थ। सहसंबंध का अर्थ दो वस्तुओं, समूहों अथवा घटनाओं के आपसी संबंध से लिया जाता है, परंतु सांख्यिकी में सहसंबंध से तात्पर्य किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के दो या दो से अधिक चरों का मतलब वेरिएबल। आपके वेरिएबल जो हैं कुछ भी हो सकते हैं, लड़का लड़की, मोटा पतला, गोरा काला, शहरी ग्रामीण, बुद्धिमान कम बुद्धिमान, तीव्र बुद्धिमान, इन सब को आप चर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो के बीच पाए जाने वाले संबंध से होता है, यानी कि जो संबंध है, यानी दो चीज़ों में आप जो है एक दूसरे के बीच में संबंध पाया जाता है, उन संबंध के बारे में हम जो चर्चा करते हैं उसे हम सहसंबंध कहते हैं। लैथराप के अनुसार सहसंबंध दो चरों के बीच पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को इंगित करता है, यानी कि जो दो चर होंगे आपके, कोई से भी दो चर हो सकते हैं, तो उन दोनों चरों के बीच में जो भी संबंध स्थापित करता है, यानी संबंध के बारे में जानकारी प्रदान करता है या देता है, उसे सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध को हम परिभाषित कर सकते हैं। सहसंबंध से तात्पर्य किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के एक चर में होने वाले परिवर्तन से दूसरे चर में होने वाले परिवर्तन से होता है। यानी यदि हम किसी एक चर में परिवर्तन करें तो उसके दूसरे चर में क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी प्रदान करना सहसंबंध का मुख्य गुण है। सहसंबंध तीन प्रकार के होते हैं। पहला सहसंबंध होता है आपका धनात्मक सहसंबंध, जिसे पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध, निगेटिव कोरिलेशन। तीसरा शून्य सहसंबंध यानी जीरो कोरिलेशन। पहला है आपका धनात्मक सहसंबंध यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन। जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे सहचर्य चर के मान में वृद्धि होती है, अथवा यह कह सकते हैं कि पहले चर के मान में कमी होने से दूसरे सहचर्य चर के मान में कमी होती है, तो इन दोनों चरों के बीच पाए जाने वाले सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं हम कि अगर एक चर में हम परिवर्तन करें तो दूसरे चर में भी परिवर्तन वैसा ही हो जैसा परिवर्तन पहले वाले चर में कह रहे हैं। यानी पहले वाले चर के मान में अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो दूसरा मान भी यानी दूसरे चर का मान भी बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। अब धनात्मक सहसंबंध का उदाहरण है, यदि किसी शिशु की आयु में वृद्धि होती है तो उसके शरीर में भी वृद्धि होती है। यानी कि अगर आपका बच्चा साल में जैसे 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, तो जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे ही उसके शारीरिक रूप से वृद्धि होती है, यानी उसकी लंबाई भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है या मोटाई भी बढ़ती जाती है। इसी प्रकार यदि बालक की बुद्धि भी बढ़ रही है, यानी बुद्धि का विकास हो रहा है, तो उसके साथ साथ में उसकी उपलब्धि यानी अचीवमेंट में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार के सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। नंबर 2, ऋणात्मक सहसंबंध। जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी चर यानी एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे सहचर के मान में कमी आती है, अथवा पहले चर के मान में कमी आने से दूसरे सहचर्य चर के मान में वृद्धि होती है, तो इन दोनों चरों के बीच पाए जाने वाले प्रतिकूल संबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। यानी प्रतिकूल का मतलब उल्टा, यानी अगर पहला चर में वृद्धि हो रही है तो दूसरे चर के मान में क्या होगी, कमी होगी। यदि पहले चर के मान में कमी हो रही है तो दूसरे चर के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी एक मान नीचे जा रहा है और एक मान यदि ऊपर जा रहा है, तो ऐसे संबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण, मोटेपन तथा दौड़ने की
गति में ऋणात्मक सहसंबंध होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना मोटा होता है वह उतनी ही कम दूरी तय कर पाता है। यानी इन दोनों में ऋणात्मक संबंध कैसे हो गया? यदि पतला व्यक्ति है तो तेज़ी से दौड़ लेगा, उसकी गति तेज हो जाएगी, और यदि मोटा व्यक्ति होगा तो उसकी गति क्या होगी? दौड़ने की कम होगी। ये हम सभी लोग जानते हैं। तो इन दोनों में जो है प्रतिकूल सहसंबंध पाया जाएगा, यानी कि कह सकते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। तीसरा, शून्य सहसंबंध। जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी एक चर के मान में परिवर्तन होने से दूसरे सहचर चर के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इन दोनों चरों के बीच पाए जाने वाले इस संबंध को शून्य सहसंबंध कहते हैं। हम अर्थात कह सकते हैं कि यदि एक चर के मान में वृद्धि हो या कमी हो, लेकिन दूसरे चर के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसा है वैसा ही रहे, तो ऐसे सहसंबंध को शून्य सहसंबंध कहते हैं। यानी पहले का कोई भी प्रभाव दूसरे वाले चर पर बिल्कुल भी नहीं पड़े, तो इस प्रकार के चर को, यानी इस प्रकार के संबंध को शून्य सहसंबंध कहते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं। बुद्धि और शरीर के रंग के बीच कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इनके बीच पाए जाने वाले इस संबंध को शून्य सहसंबंध कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गोरा है या काला है, तो उसके रंग से हम यह पता नहीं लगा सकते कि उसकी बुद्धि तीव्र होगी या मंद होगी। तो इन दोनों के बीच शून्य सहसंबंध होता है। अब आते हैं हम सहसंबंध गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दो चल राशियों के परस्पर सहसंबंध से हमें केवल इतना पता चलता है कि उनमें किस प्रकार का संबंध है, परंतु सहसंबंध गुणांक से हमें इस सहसंबंध की मात्रा यानी कि क्वांटिटी या परिणाम जानने का अवसर मिलता है। हम यह जान सकते हैं कि उन दोनों चल राशियों के बीच संबंध कितना गहरा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि दो चल राशियां हैं और उनके बीच में सहसंबंध पता लगाना है, तो तीन प्रकार से तो हम पता लगा लेंगे कि धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य सहसंबंध है। लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कितना है? तो इसके लिए हमें सहसंबंध गुणांक की सहायता लेनी पड़ती है। सहसंबंध गुणांक एक प्रकार का अनुपात है जो यह प्रकट करता है कि एक चल राशि में होने वाले परिवर्तन किस सीमा तक दूसरी चल राशि को प्रभावित करते हैं। यानी कि कितनी सीमा है इसकी, उसके हिसाब से हम इसको प्रभावित कर सकते हैं। इसे किसी इकाई में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सहसंबंध गुणांक को आर चिन्ह या रो चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आर का मान +1 तथा -1 के बीच होता है। जब आर का मान +1 हो तो कहते हैं कि दोनों चल राशियों में पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब आर का मान ऋणात्मक हो तो दोनों चल राशियों में पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन पाया जाता है। जब आर का मान 0 होता है तो दोनों चल राशियों में कोई संबंध नहीं होता है। ये तो हम आर के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मान जो है, इन्होंने बताया कि -1 से लेकर +1 तक होता है, तो जो -1 है वो पूर्ण रूपेण जो है वो ऋणात्मक सहसंबंध होगा, जो +1 है वो पूर्ण रूपेण धनात्मक सहसंबंध होगा, 0 होगा वो शून्य संबंध होगा। लेकिन इनके बीच में जो संबंध पाया जाएगा उसे जैसे जैसे धीरे धीरे माइनस से बढ़ता जाएगा, तो ऋणात्मक सहसंबंध जो है वो कम होता चला जाएगा और धनात्मक सहसंबंध जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आप सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक